नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होगी, और फिर आपको बताएंगे कि आज गजवाए हिंद का सपना देखने वाले किस तरह चाणक्य की नीतियों पर चल रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। तक्षशिला, जो कि आज रावलपिंडी पाकिस्तान में है, वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य महान शिक्षक, प्रखर राजनीतिज्ञ एवं प्रकांड अर्थशास्त्री थे। वे स्वाभिमानी, चरित्रवान तथा तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे। और ये बात 326 ईसा पूर्व की है, जब जो चाणक्य का समय था। लेकिन आज भी देश और काल की सीमाओं से परे चाणक्य की शिक्षा सबके लिए अनुकरणीय एवं आदर्श है। अब आप सोचेंगे कि चाणक्य की ऐसी विलक्षण नीतियों को जिहादी कैसे अपना सकते हैं, और उनके काम करने का तरीका चाणक्य जैसा कैसे हो सकता है। तो आप गलत हैं। वो अक्षरशः चाणक्य की कूटनीति और राजनीति का अनुसरण कर रहे हैं, और हम उसे वैसे ही नहीं समझ पा रहे हैं जैसे नंद साम्राज्य के राजा धनानंद चाणक्य की रणनीति नहीं समझ सके और पराजय को प्राप्त हुए। तो चलिए एक एक करके हम पहले चाणक्य की नीतियों को समझेंगे, और फिर वो हमारे देश में कैसे लागू की जा रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये बात तब की है जब विदेशी आक्रांताओं के आने की खबर से चाणक्य विचलित हो गए थे, और उन्होंने कई राजाओं के यहाँ जाकर उनसे मदद मांगी थी। इसी संदर्भ में वो सबसे बड़े साम्राज्य नंद वंश में भी गए और राजा धनानंद से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन राजा ने उन्हें अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पाया और उन्हें अपने संरक्षण में शिक्षा, दीक्षा, युद्ध कौशल व राजनीति सिखाई, और उनकी देखरेख में एक 5-7 हज़ार लोगों की सेना उन्होंने तैयार की। इस सेना को इतने ढंग से संगठित किया गया था कि आक्रमणकारी सिकंदर भारत की धरती, जिसे तब आर्यावर्त कहा जाता था, पर पैर भी न रख सका और वापस लौट गया था। इस विजय के बाद चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर हमला कर दिया, लेकिन मगध के लाखों सैनिकों के आगे चंद्रगुप्त के 5-7 हज़ार सैनिक टिक न सके और उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। चाणक्य अपनी रणनीतियों पर, अपनी विफलता पर गहराई से मनन कर रहे थे। एक दिन वो एक झोपड़ी के पास खड़े थे। अंदर एक महिला अपने बच्चे से बात कर रही थी। उसने खिचड़ी बनाई थी और एक थाली में परोसकर उसने अपने बच्चे को खाने के लिए दिया। बच्चे ने खिचड़ी के बीच में हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। वो चिल्लाने लगा तो माँ ने डांटा, अरे मूर्ख, गरम खिचड़ी के बीच में हाथ नहीं डालते, उसे किनारे से थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। जैसे जैसे किनारे ख़त्म होंगे बीच का हिस्सा ठंडा होता जाएगा। यहाँ से चाणक्य को अपने अगले अभियान की दिशा मिल गई और उन्होंने अपनी पहली रणनीति बनाई। और वो रणनीति क्या थी? देश के या राज्य के बाहरी हिस्सों पर हमला करो। छोटे छोटे हमलों से उन्हें नष्ट करके खुद में मिलाते चलो, फिर बीच के हिस्से पर कब्जा पाना आसान हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने जो मगध के किनारे के जो कमज़ोर राज्य थे, उन राज्यों पर आक्रमण शुरू किया और उन राज्यों के राजाओं को अपने में मिलाने की रणनीति शुरू की थी। ये चाणक्य की पहली रणनीति थी मगध पर विजय पाने के लिए। अब आप आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो देखिए कि देश विरोधी ताकतें किस तरह इस रणनीति को अपनाते हुए देश के सीमावर्ती राज्यों को तहस नहस करने और उस पर कब्जा जमाने की फिराक में लगी हैं।
आप देखिए कि दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, उत्तर में कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, पूरब में बंगाल, असम, त्रिपुरा और पश्चिम में राजस्थान। सेंटर में उत्तर प्रदेश और बिहार पर उनकी नज़र है और उसे भी वो कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो कितनी तेज़ी से इस रणनीति पर काम हो रहा है, अब आप सोच सकते हैं कि मगध कब तक सुरक्षित रह सकेगा, क्योंकि चाणक्य की नीतियाँ बहुत ठोस हैं, वेल प्लान्ड हैं, आजमाई हुई हैं। इसलिए इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस रणनीति पर चलने वाला सफल होगा ही। दूसरी रणनीति जो चाणक्य की थी वो थी जासूसों की सेना तैयार करना। उन्होंने राज्य के हर विभाग में अपने जासूस तैनात कर दिए, जिससे सभी राजकीय गतिविधियों की उन्हें खबर मिलती रहे और उसके अनुसार वो अपनी योजना को अंजाम देते रहे। आज देश में सर्वोच्च पदों से लेकर निम्नतम पदों तक हर जगह जिहादी मानसिकता के लोग पहुंच गए हैं। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जुडिशरी, संसद, मीडिया, पत्रकार, शिक्षक, छात्र संघ, पुलिस, होमगार्ड से लेकर ड्राइवर और चपरासी तक हर विभाग में, हर स्तर पर इस मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो समय समय पर फुफकारते रहते हैं। इनके कारनामे अक्सर आपको देखने को मिल जाते होंगे जब देश इनके लिए सेकेंडरी और कौम इनके लिए प्राइमरी हो जाती है। ये धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, यह साबित हो चुका है। अब सोचिए कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्ता क्या होगा। चाणक्य की जो तीसरी रणनीति थी वो और गजब थी। उन्होंने विष कन्याओं की एक सेना तैयार की थी। इसमें सुंदर लड़कियों को चुना जाता था, जिन्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा विष देकर प्रशिक्षित किया जाता था और विषैला बनाया जाता था। यह विष कन्याएं किसी भी राजा, राजकुमार, सेनापति या मंत्री आदि को चुंबन देकर मार देती थी। इस प्रकार चाणक्य के मार्ग में बाधा बनने वाले सभी लोगों को समाप्त कर दिया जाता था। ऐसी सेना इतिहास में पहली बार चाणक्य ने बनाई थी। आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ इनका जेंडर बदला हुआ है। आज समाज में विष कन्या नहीं, विष पुरुष घूम रहे हैं, जो जिहादियों की एक सेना है। ये धोखे, फरेब, छल कपट, जोर जबरदस्ती से हिंदू लड़कियों के संपर्क में आते हैं, उन्हें फंसाते हैं और फिर ख़त्म कर देते हैं। आज देश इसे लव जिहाद के रूप में देख रहा है, समझ रहा है, जबकि इसमें कोई लव नहीं है, ये सिर्फ जिहाद है और यह सब प्लान्ड वे में किया जाने वाला कुकर्म है। ये विष पुरुष झूठे नाम, झूठी पहचान और हिंदू धर्म का आवरण ओढ़कर सामने आते हैं और लड़कियों को शिकार बनाते हैं। और अगर गलती से कोई हिंदू पुरुष इनके मजहब की लड़की से शादी कर ले तो ये उसे मौत के घाट पहुंचा देते हैं। मतलब चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। चाणक्य की जो चौथी रणनीति थी वो थी उच्च कोटि के प्रदर्शन वाली आत्मिक सेना का गठन। मतलब वेल परफॉर्म टीम का सिलेक्शन चाणक्य ने किया था। चाणक्य को ऐसी सेना चाहिए थी जो तन मन धन से चंद्रगुप्त का अनुसरण करे। इसके लिए उन्होंने ऋषि वात्सायन मुनि का वेश धारण किया और जगह जगह कथा कहनी शुरू की। इस कथा में वो लोगों को चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित भी करते थे। इस तकनीक से उन्होंने हाथी, घोड़े और पैदल की 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर ली, जो धनानंद की सेना से बहुत बड़ी थी। आज हमारे देश में जिहादियों और अली मौला गाने वाले कथावाचकों ने एक बड़ी सेना तैयार कर रखी है। स्कूलों में प्रशिक्षण देकर, धर्म स्थलों पर ब्रेन वॉश करके आज पीएफआई और उसके सहयोगी 10-12 संगठन देश में तैयार हैं।
देश भर के 23 राज्यों तक इनकी पहुंच है और 15 राज्यों में इनके स्टेट हेडक्वार्टर मौजूद हैं। 2006 से 2022 यानी कि 16 साल की मेहनत के बाद इनके पूरे देश में आज 8 लाख से कहीं अधिक सदस्य हैं। जी हाँ, चाणक्य ने सिर्फ 8 लाख की सेना बनाई थी, ये उससे भी आगे निकल चुके हैं। कितनों को गिरफ्तार करेगी सरकार, किस किस पर बैन लगाएगी। देश के अनेकों ने दंगाओं, हत्याओं और हिंसा में पीएफआई का हाथ होने के सबूत मिल चुके हैं। अब इस सेना से देश कैसे पार पाएगा, यह विचारणीय है। चाणक्य की 5वीं रणनीति थी छोटे छोटे हमले करवाना, युद्ध कराना, जिससे सेना की काबिलियत भी परखी जाए और दुश्मनों में खौफ भी बना रहे। साथ ही मुकाबले की रणनीति भी तय हो, मतलब किसमें कितना है दम, इसका पता लग सके। टेस्ट एंड लॉन्च की रणनीति, वो छोटे छोटे पहले टेस्ट करते थे और फिर वो बड़े युद्ध को लॉन्च करते थे। आज देश में ऐसी टेस्ट एंड लॉन्च की रणनीति चल रही है। छोटे छोटे हमले दंगों और हिंसा के रूप में हर वर्ष हमारे देश में हो रहे हैं। दिल्ली दंगा, मुजफ्फर दंगा, असम दंगा, राजस्थान दंगा, कानपुर हिंसा, सहारनपुर हिंसा, पश्चिम बंगाल के लगभग सभी जिलों में हिंसा व दंगे, हरियाणा दंगा, बिहार दंगा, कर्नाटक हिंसा, रांची हिंसा, कहाँ तक गिनेंगे, अनगिनत। और कभी कभी देश के अनेक राज्यों में एक साथ एक दिन हिंसा की वारदातें, जैसा कि आपने इस वर्ष रामनवमी के जुलूस पर देखा होगा। इस तरह ये सारे दंगे और हिंसे टेस्ट है। एक बड़ा लॉन्च करने के लिए ये अपना दमखम जांचने और कितना देश और नागरिक तैयार है इसे झेलने या इसका विरोध करने के लिए, इन सब की जांच इन दंगों के दौरान हो जाती है। 10-20 मरते हैं, 100-200 जेल जाते हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खौफ तो वहाँ बन ही जाता है जहाँ पर ये दंगे होते हैं। बहुत से जगहों से लोग पलायन भी करने लगते हैं। ये खौफ और ये पलायन ही उद्देश्य की पूर्ति है। आचार्य चाणक्य की अगली रणनीति थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उन्होंने मगध पर आक्रमण के लिए कई यूनानी राजाओं का सहयोग लिया, पोरस को भी अपने साथ लिया, समुद्री लुटेरों और अन्य सीमावर्ती देश के राजाओं को भी मिलाया और इन सब को मिला के एक बड़ी लॉबी तैयार की। अपने इन सभी रणनीतियों पर अमल करते हुए उन्होंने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और अखंड भारत का स्वप्न साकार किया। अभी हाल में आपने देखा कि नूपुर शर्मा विवाद में अरब देशों समेत 14 से ज़्यादा देश विरोध में खड़े हो गए, भारत के विरोध में, और चारों तरफ से भारत विरोधी स्वर उठने लगे। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने तो इसे सभी मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध बताते हुए सभी मुस्लिमों को एक देश के रूप में उठ खड़े होने का आह्वान भी किया। बात यहाँ तक पहुँच गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को घनिष्ठ और मजबूत होने का इससे बड़ा उदाहरण मिल नहीं सकता है। यदि 20-25 देश आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो क्या आप उनसे जीत सकते हैं? शायद दुनिया का कोई भी देश नहीं जीत सकता, क्योंकि एकता में बल है। इस घटना के बाद जिहादियों का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं था कि विश्व पटल पर उन्हें इतना बड़ा समर्थन मिल सकता है। इस हौसला अफजाई का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम सर तन से जुदा की अनेक घटनाएं हैं। चाणक्य ने जिन नीतियों पर चलकर अखंड आर्यावर्त का निर्माण किया था, जिहादी उसी नीतियों पर चलकर आज गजवाए हिंद करने का स्वप्न देख रहे हैं। अनेक देशद्रोही मानसिकता की पार्टियां, वामपंथी और कुछ अन्य धर्मों के लोग इस मुहिम में उनके सहयोगी भी हैं। यह बात अलग है कि चाणक्य की नीतियां केवल उन्होंने ही नहीं सीखी, हमारी सरकार ने और हमारे देश के
को सुरक्षित रखने की मुहिम में जुड़े अनेक संगठनों और नागरिकों ने भी सीखी है। उन पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन केवल कुछ सालों से। और बहुत से ऐसे काम हैं जो देश में अशांति के मद्देनज़र करना भी मुश्किल है। अब 30-40 सालों की तैयारी और 7-8 सालों का प्रयास उस पर कैसे भारी पड़ सकता है? लेकिन कम से कम वो प्रयास रुकावट तो पैदा कर सकता है, बाधाएं तो डाल सकता है। इन बातों का केवल एक निष्कर्ष है कि हमें अपने सनातन धर्म और संस्कृति की शिक्षा को कभी नहीं भूलना चाहिए। उससे ही हमारा और हमारे देश का अस्तित्व बना रह सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद। नमस्कार।